गुड मॉर्निंग। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पेपर 3 के यूनिट 1 में पाठ्यक्रमानुसार आज हम इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस यूनिट 1 में से इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट्स भी आता है। इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पादप जगत का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित पादपों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात पादप के विकास क्रम में उपलब्ध विकासीय अध्ययनों एवं पादप जीवाश्मों के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम नीले हरे शैवाल एवं अन्य शैवाल जातियां जलीय आवासों में विकसित हुई थी। इवोल्यूशन के अगले क्रम में विभिन्न पादप समूह जो अपेक्षाकृत अधिक विकसित प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं स्थलीय आवासों में एम्फीबियस पादपों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें ब्रायोफाइट्स मुख्य रूप से आते हैं। ये ब्रायोफाइट्स पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं और जलीय पादपों का स्थलीय आवासों की ओर अग्रसर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये पादप स्थलीय आवास के प्रति पूर्णतः अनुकूलित हो गए, क्योंकि ब्रायोफाइट पूर्ण रूप से जलीय आवास से मुक्त नहीं है। ब्रायोफाइट्स की अनेक अवस्थाओं में जल आवश्यक होता है। आर्द्र भूमि पर जीवन यापन करने वाले ये पादप एक कोशिक या बहुकोशिक राइजोइड्स द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन बाह्य वातावरण में उपलब्ध फ्रेश वाटर के बिना भी इनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि रिप्रोडक्शन तथा फर्टिलाइजेशन आदि क्रियाओं के लिए जल अति आवश्यक है। डिहिसेंस ऑफ एंथीडिया, अर्थात एंथीडिया के फटने एंथीरोजोइड्स के लिए मुक्त होने के पश्चात एंथीरोजोइड्स के गिरवा स्थिरधानी की गिरवा तक पहुँचने आदि सभी क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है। इसका यह अर्थ है कि ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र एम्फीबियंस एनिमल से समानता रखता है। यहाँ पर यह भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रायोफाइट जलीय आवास, ग्रीगेरियस हैबिट एवं पादप की कम ऊंचाई के कारण इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ का इवोल्यूशन नहीं हो पाया। ब्रायोफाइट्स पादप आर्द्र भूमि की सतह पर स्थलीय आवास में उगते हैं। ये आकार में छोटे परंतु सतह पर तेज़ी से फैलने वाले व झुंड में उगने वाले पादप होते हैं। झुंड में उगने वाले पादपों को हम ग्रीगेरियस हैबिट या यूथी स्वभाव वाले पादप कहते हैं। पादप की ऊंचाई बहुत कम होने के कारण वाटर सप्लाई के लिए इनमें कोई समस्या नहीं होती, अतः ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ का इवोल्यूशन नहीं हो पाया। वेस्कुलर टिश्यू के विकसित नहीं होने का दूसरा संभावित कारण यह है कि यह नम व छायादार स्थानों व गीली मिट्टी में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है व इन्हें जल की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए भी वेस्कुलर टिश्यूज़ की एब्सेंस ने इनको किसी तरह से प्रभावित नहीं किया। ब्रायोफाइट के बाद स्थलीय पादपों के विकास का क्रम आगे बढ़ा एवं पादप जलाशयों से दूर अपेक्षाकृत शुष्क स्थलीय आवासों में उगने लगे। इनमें स्थलीय आवास में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की टेंडेंसी व अनुकूलन भी विकसित हुए। इसके परिणाम स्वरूप पादप जगत में वेस्कुलर टिश्यूज़ का ओरिजिन हुआ और इनमें मुख्य रूप से
टेरिडोफाइट्स प्रकार के पादपों का ओरिजिन हुआ। इनमें जल के कंडक्शन के लिए वेस्कुलर टिश्यूज अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम का इवोल्यूशन हुआ, जिससे टेरिडोफाइट पादपों में रंभ तंत्र का विकास हुआ। वेस्कुलर टिश्यूज के विकास के कारण वेस्कुलर प्लांट्स पृथ्वी पर सफलतम एवं एडवांस्ड प्लांट माने जाते हैं। बीजीय पादपों का स्थलीय परिस्थितियों में सफलतापूर्वक स्थापित होने के लिए निम्न संभावित कारण माने जाते हैं, जिसमें प्रथम कारण है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट। दूसरा कारण यह है ट्री हैबिट या वुडी हैबिट का विकास। और थर्ड इम्पोर्टेंट कारण यह है सीड हैबिट का विकास। बीजीय पादपों के स्थलीय आवास में सफल रूप से उगने में उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न कुछ कारण और हैं, जैसे इन पादपों में स्थलीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन क्षमता का होना, आवर्तबीजी पादपों में पराग कण के लिए जल की आवश्यकता का न होना, पराग कणों का स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए जल के अतिरिक्त अन्य साधनों के द्वारा परागण होना, इन पादपों में पोलन ट्यूब का विकास होना, जिससे मेल गैमेट्स का अंड कोशिका तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। स्थलीय पादपों में निषेचन हेतु यह एक विशिष्ट अनुकूलन है, क्योंकि पराग नलिका के बनने से इनके जल पर निर्भरता खत्म हो गई और निषेचन के लिए जल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को अंड कोशिका तक ले जाने का कार्य करती है। बीज स्वभाव का विकास टेरिडोफाइट के कुछ वंशों में हो चुका था, जैसे सिलेजिनेला एपोडा में एक ही गुरु बीजाणु निर्मित होता है एवं निषेचन के पश्चात भ्रूण का विकास बीजाणुधानी में ही होता है, जो मूल व पर्रों विकसित होने के बाद ही नीचे गिरता है। उपयुक्त घटना क्रम बीज निर्माण की ओर संकेत करता है, लेकिन सिलेजिनेला एपोडा में भ्रूण सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। बीजीय पादपों में अधिक सफल एवं व्यापक रूप से वितरित होने का कारण इनमें एम्ब्रियो सेक का ओव्यूल में परिबद्ध रहना। इस प्रकार एंजियोस्पर्मी पादपों में भ्रूण को दो प्रकार की सुरक्षा मिलती है। प्रथम बीज के द्वारा सुरक्षा मिलती है और दूसरा फल भित्ति द्वारा सुरक्षा मिलती है। अतः आवर्तबीजी अधिक सुगमता से शुष्क परिस्थितियों को सहन कर सकता है। जिम्नोस्पर्म्स में वृक्ष स्वभाव की उत्पत्ति में सहायक एक अन्य कारण यह है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज के उत्तक तना व पर्ण दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। तना व इसकी प्रत्येक शाखा उस तंत्र का भाग होती है जो पर्ण तक जाता है। इसकी तुलना में फर्न्स आदि में वेस्कुलर टिश्यूज मोस्टली अक्षीय तने का ही भाग होता है तथा इसका विकास भी तने के आकार के अनुसार ही होता है। इस कारण तने में वेस्कुलर टिश्यूज का विकास पर्णों के आधार पर अधिक पाया जाता है। पादपों में वृक्ष स्वभाव के इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। स्थलीय आवासों में पादपों को स्थापित करने में बीजीय प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुष्क आवास में जल व खाद्य पदार्थों के कंडक्शन के लिए वेस्कुलर टिश्यूज का क्रमिक विकास हुआ। अधिक संख्या में पर्णों के निर्माण के फलस्वरूप बढ़ती वृक्ष ऊंचाई वाले पादपों में पर्णों तक संवहन तंत्र का विकास हुआ। फलस्वरूप लीफ कैनोपी विस्तृत हुआ। अधिक विस्तृत लीफ कैनोपी व अधिक विकसित संवहन तंत्र के कारण पादप काष्ठी होता गया। बीजीय पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण अधिकाधिक सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज निर्मित हुए। पादपों में जड़ों का अधिक विकास हुआ। उपरोक्त वर्णित सभी लक्षण पादपों में वृक्ष स्वभाव के विकास को इंगित करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट सदाबहार प्रकृति के होते हैं, जो अपेक्षाकृत शुष्क एवं कमजोर मृदा वाले आवासों में उगते हैं। इसके विपरीत आवर्तबीजी पादपों का वितरण अधिक विस्तृत व व्यापक होता है, जिसका एक प्रमुख कारण इनमें वृक्ष स्वभाव का अधिक पाया जाना। डाइकोट में निम्न कारण
उनमें अधिक वृक्ष स्वभाव मिलने के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक, द्वितीयक व अन्य जड़ों का एक विस्तृत जाल निर्मित होता है, जिसके कारण इनमें एक बीजपत्री व अनावर्त बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों से अपेक्षाकृत अधिक अवशोषण क्षमता पाई जाती है। जल में घुलित लवण व भोज्य पदार्थों के अवशोषण व कंडक्शन के लिए वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। विशालकाय वृक्ष पादपों में वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू व केंद्र में वेल डेवलप्ड वुड निर्मित होती है, जो तने को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। सेकेंडरी ग्रोथ विकसित रूप में पाई जाती है, जिससे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तथा एपिडर्मिस व कॉर्टेक्स में पुराने ऊतकों का स्थान यंग व अधिक क्रियाशील ऊतकों जाइलम, फ्लोएम, पेरिडर्म द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार पादप की फिजिकल व टेक्सचर वास्तु क्षमता पर आयु का प्रभाव कम होता है। कोमल ऊतकों की रक्षा हेतु निर्मित कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से कॉर्क एवं पेरिडर्म का विकास होता है। बीजीय पादपों में स्थलीय आवासों के लिए डिजायर्ड अनुकूलताएं यथा पराग कणों का बिना जल के मादा जननांग तक पहुंचना, पराग नली द्वारा नर युग्मकों का मादा युग्मक तक पहुंचना, भ्रूण की दोहरी सुरक्षात्मक व्यवस्था आदि पाई जाती है। मोनोकोट प्लांट्स में कैम्बियम की एब्सेंस के फलस्वरूप वृक्ष स्वभाव नहीं के बराबर पाया जाता है, परंतु कुछ एक्सेप्शन हैं जहां द्वितीयक वृद्धि अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इनमें उदाहरण के लिए ताड़ समूह के पादप है, बांस है, युक्का आदि। मॉसेस एवं फर्न्स के विपरीत बीजीय पादपों यानी आवर्त बीजियों व जिम्नोस्पर्म्स में निषेचन संपन्न होने के लिए बाहरी जल की आवश्यकता नहीं होती। इनमें परागकण मेल गैमेटोफाइट में विकसित हो जाते हैं एवं पोलन ट्यूब का विकास करते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर यह कंक्लूजन निकलता है कि स्थलीय पादपों में सवन ऊतक की उपस्थिति के कारण ट्री हैबिट का विकास हुआ। सीड फॉर्मेशन व वेस्कुलर टिश्यूज निर्माण बीजीय पादपों के महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं। इनके कारण बीजीय पादप पृथ्वी पर डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में स्थापित हो चुके हैं। पुनः वेस्कुलर टिश्यूज में सेकेंडरी ग्रोथ की उपस्थिति से इन पादपों में वृक्ष प्रवृत्ति का विकास प्रक्रम जारी है। वृक्ष स्वभाव में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इनकी अधिक ऊंचाई व अधिक आयु भी है। अंत में यह कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स, डाइकोट व मोनोकोट्स प्लांट्स में वृक्ष स्वभाव का विकास एवं कन्वर्जेंस का प्रमुख कारण इन पादपों में पाई जाने वाली बीज प्रवृत्ति व सवन ऊतकों की उपस्थिति है। तो इस प्रकार आज हमने इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोट एंड डाइकोट के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया और ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट व्याख्यान में हम सर्वाधिक ऊंचे व सर्वाधिक उम्र के जीव वृक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यूनिट फर्स्ट में ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। धन्यवाद।